हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग अपने एग्ज़ाम्स भी अच्छे से दे रहे होंगे और उसके आगे भी आप लोग को फाइनल के लिए भी प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। और बिहार बोर्ड वालों की तो 1 फरवरी से एग्ज़ाम है, तो वो लोग भी अपने ज़ोरों शोरों से प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, यानी कि मेन चैप्टर पे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5। बुक है हमारा इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, क्लास 12 NCERT ज्योग्राफी। इसका हम लोग का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जो कि है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, जिसका कि मतलब होता है भू संसाधन तथा कृषि। मेरा थोड़ा गला ख़राब है और थोड़ा बैठा हुआ है, इसलिए आवाज़ धीरे धीरे आ रही होगी। तो हम लोग आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे। देखते हैं कितना हम लोग कर पाते हैं इस वीडियो में। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और कम मतलब पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड करना पड़े। बट चैप्टर काफ़ी अच्छा खासा लंबा है, तो टाइम तो लगेगा ही। चलिए अब शुरू करते हैं बिना देरी के। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। जैसा कि इसका पहले मतलब मैंने बता दिया, इसका मतलब होता है भू संसाधन तथा कृषि। इसके चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें दिया क्या हुआ है। एंड वन रिक्वेस्ट दैट आप लोग अपने सन बुक्स खोल के जरूर बैठिएगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द लैंड अराउंड यू इज़ पुट टू डिफरेंट यूजेस। तो यहाँ कह रहा है ये चैप्टर कि आपने अपने चारों ओर भूमि के कई उपयोग देखे होंगे। सम लैंड इज ऑक्यूपाइड बाई रिवर्स, सम मे हैव ट्रीज, एंड ऑन सम पार्ट्स रोड्स एंड बिल्डिंग्स हैव बीन बिल्ट। पृथ्वी के कुछ भाग पर नदियाँ हैं, कुछ पर वृक्ष हैं तथा कुछ पर सड़कें व इमारतें बनी हुई हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स आर सूटेड टू डिफरेंट यूजेस। विभिन्न प्रकार की भूमि विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग में आती हैं। ह्यूमन बींग्स दस यूज लैंड एज अ रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन एज वेल एज रेसिडेंस एंड रिक्रिएशन। इस प्रकार मनुष्य भूमि को उत्पादन, रहने तथा बहुत से प्रकार के मनोरंजक कार्यों हेतु संसाधन के रूप में प्रयोग करता है। Thus, the building of your school, roads on which you travel, parks in which you play, field in which crops are grown, and the pastures where animal graze represent different uses to which land is put. आपके स्कूल की इमारत, सड़कें जिन पर आप यात्रा करते हैं यानी चलते हैं, और खेलने का स्थान यानी कि पार्क या जहां आप खेलते हैं, खेत जिन पर फसलें उगाई जाती हैं, और चारागाह जहां पशु चरते हैं आदि भूमि के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित करते हैं। इस चैप्टर का हमारा सबसे पहला टॉपिक है लैंड यूज कैटेगरीज। इसका भी मतलब होता है भू उपयोग वर्गीकरण। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। लैंड यूज रिकॉर्ड्स आर मेंटेन बाय लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। भू राजस्व विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। द लैंड यूज कैटेगरीज एड अप टू रिपोर्टिंग एरिया विच इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द जियोग्राफिकल एरिया। भू उपयोग संवर्गों का योग कुल प्रतिवेदन क्षेत्र के बराबर होता है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न है। द सर्वे ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग जियोग्राफिकल एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन इंडिया। हैव यू एवर यूज्ड अ मैप प्रिपेयर्ड बाय सर्वे ऑफ इंडिया? भारत की प्रशासकीय इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर है। क्या आपने कभी भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किए गए मानचित्रों का प्रयोग किया है? The difference between the two concepts are that while the former changes somewhat depending on the estimates of the land revenue records, the latter does not change and stays fixed as per Survey of India measurements. भू राजस्व तथा सर्वेक्षण विभाग दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि भू राजस्व द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रफल पत्रों के अनुसार रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित है, जो कि कम या अधिक हो सकता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षण पर आधारित है तथा यह स्थायी है। मतलब ये इसमें बदलाव नहीं हो सकता, इसमें चेंज नहीं आता। यू मे बी फेमिलियर विथ लैंड यूज कैटेगरीज एज दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर सोशल साइंस टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 10। आप भू उपयोग वर्गीकरण के विषय में सामाजिक विज्ञान की पुस्तक कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हैं। The land use categories as maintained in the land revenue records are as follows. भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाया गया भू उपयोग वर्गीकरण निम्न प्रकार से है, जो कि नीचे दिया हुआ है। फर्स्ट है फॉरेस्ट, यानी कि वनों के अधीन जो क्षेत्र हैं। It is important to note that area under actual forest cover is different from area classified as forest. यह जानना आवश्यक है कि वर्गीकृत वन क्षेत्र तथा वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र दोनों पृथक है, माने दोनों अलग अलग हैं। The latter is the area with
which the government has identified and demarcated for forest growth. The land revenue records are consistent with the latter definition. Thus, there may be an increase in this category without any increase in the actual forest cover. सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया जहां वन विकसित हो सकते हैं। भू राजस्व अभिलेखों में इसी परिभाषा को सतत अपनाया गया है। इस प्रकार इस संवर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज हो सकती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां वास्तविक रूप से वन पाए जाएंगे। सेकंड है बैरन एंड वेस्टलैंड्स, यानी कि बंजर। बैरन मतलब बंजर और वेस्टलैंड यानी कि व्यर्थ भूमि। द लैंड विच मे बी क्लासिफाइड एज अ वेस्टलैंड सच एज बैरन, हिली टेरेन्स, desert lands, ravines, etc. normally cannot be brought under cultivation with available technology. वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, जैसे कि बंजर पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल और कोई नदी होती है वो सूख जाती है, वैसी जगह को कृषि अयोग्य व्यर्थ भूमि में वर्गीकृत किया गया है। बढ़ते अपने थर्ड लैंड रेवेन्यू कैटेगरी की तरफ, लैंड यूज कैटेगरी की तरफ। थर्ड है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, यानी कि गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। लैंड अंडर सेटलमेंट्स, रूरल एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, कनाल्स एक्सेट्रा, इंडस्ट्रीज, शॉप्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। इस संवर्ग में बस्तियां, ग्रामीण व शहरी बस्तियां, अवसंरचना यानी सड़कें, नहरें आदि, उद्योगों, दुकानों आदि हेतु भू उपयोग सम्मिलित है। An expansion in the secondary and tertiary activities would lead to an increase in this category of land use. द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में वृद्धि से इस संवर्ग के भू उपयोग में वृद्धि होती है। सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ के बारे में हमने उस बुक में पढ़ा है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में। ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसे जाके देख लीजिए। 4 है एरिया अंडर परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स, स्थायी चारागाह क्षेत्र। Most of this type land is owned by village, panchayat or the government. Only a small proportion of this land is privately owned. इस प्रकार की अधिकतर भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है। इस भूमि का केवल एक छोटा भाग निजी स्वामित्व में होता है। The land owned by the village panchayat comes under common property resources. ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। फिफ्थ है एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया। तो विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं जो कि बोए गए निवल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं हैं, उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। वो भी एक कैटेगरी है लैंड यूज का। द लैंड अंडर ऑर्किड्स एंड फ्रूट ट्रीज आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। मच ऑफ दिस लैंड इज प्राइवेटली ओन्ड। तो इसमें इस संवर्ग में वह भूमि सम्मिलित है जिस पर उद्यान व फलदार वृक्ष हैं। इस प्रकार की अधिकतर भूमि व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में होती है, मतलब प्राइवेटली ओन्ड होती है। जैसे कि आप लोग का गांव में बगान उगान आप लोग देखे होंगे, वो इसके कैटेगरी में आता है। सिक्स्थ है हमारा कल्चरेबल वेस्ट लैंड, यानी कि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। एनी लैंड विच इज़ लेफ्ट फैलो अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years इज इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक परती आप लोग जानते ही होंगे या कृषि रहित है, इस संवर्ग में सम्मिलित की जाती है। इट कैन बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन आफ्टर इम्प्रूविंग इट थ्रू रिक्लेमेशन प्रैक्टिसेस। भूमि उद्धार तकनीक द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। 7th नंबर पे है करेंट फैलो, यानी कि वर्तमान परती भूमि। This is the land which is left without cultivation for 1 or less than 1 agricultural year. वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है, वर्तमान परती भूमि कहलाती है। Fallowing is a cultural practice and adopted for giving the land rest. The land recoups the lost fertility through natural processes. भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु भूमि का परती रखना एक सांस्कृतिक चलन है। इस विधि से भूमि की छिन्न उर्वरता या पौष्टिकता प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती है। 8 है फैलो अदर दैन करंट फैलो, यानी कि पुरातन परती भूमि। दिस इज ऑल्सो ए cultivable land which is left uncultivated for more than a year but less than 5 years. If the land is left uncultivated for more than 5 years, it would be categorized as culturable wasteland.
यह भी कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम समय तक कृषि रहित रहती है। अगर कोई भूभाग 5 वर्षों से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है तो इसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्ग में सम्मिलित कर दिया जाता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा 6 नंबर पे। अब है हमारा नेट्स एरिया सोन, यानी कि निवल बोया गया क्षेत्र। ये वो क्षेत्र है जहाँ पे एक्चुअल कल्टीवेशन होता है। द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। तो वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं वह निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। तो ये था लैंड यूज कैटेगरीज, जो कि कुल 9 हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इसको पूरा समझ लिया होगा। बहुत ही इजी था ये, आप लोग अच्छे से, ये तो अभी आप लोग को याद भी हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने सेकंड टॉपिक के पे, जो कि है लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया, जिसका कि मतलब है भारत में भू उपयोग परिवर्तन। लैंड चेंजेस इन इंडिया यानी कि भारत में भू उपयोग परिवर्तन। Land use in a region to a large extent is influenced by the nature of economic activities carried out in that region. किसी क्षेत्र में भू उपयोग अधिकतर वहाँ की आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति पर निर्भर है। However, while economic activities change over time, land, like many other natural resources, is fixed in terms of its area. यद्यपि समय के साथ आर्थिक क्रियाओं में बदलाव आता रहता है, लेकिन भूमि अन्य बहुत से संसाधनों की भांति क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थायी है। At this stage, one need to appreciate 3 types of changes that an economy undergoes which affect land use. हमें भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तनों को समझना चाहिए, जो निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट है द साइज ऑफ द इकोनॉमी measured in terms of the value for all the goods and services produced in the economy grows over time as a result of increasing population, change in income levels, available technology and associated factors. अर्थव्यवस्था का आकार, जिसे उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य के संदर्भ में समझा जाता है, समय के साथ बढ़ता है, जो बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर, उपलब्ध प्रौद्योगिकी व इससे मिलते जुलते कारकों पर निर्भर है। As a result, the pressure on land will increase with time and marginal lands would come under use. परिमाण स्वरूप समय के साथ भूमि पर दबाव बढ़ता है तथा सीमांत भूमि को भी प्रयोग में लाया जाता है। Secondly, the composition of economy would undergo a change over time. दूसरा, समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में भी बदलाव होता है। In other words, the secondary and the tertiary sectors usually grow much faster than the primary sector, specifically the agricultural sector. दूसरे शब्दों में, द्वितीयक व तृतीयक सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा अधिक तीव्रता से वृद्धि होती है। This type of change is common in developing countries like India. This process would result in a gradual shift of land from agricultural uses to non-agricultural uses. You would observe that such changes are sharp around large urban areas. The agricultural land is being used for building purposes. इस प्रकार के परिवर्तन भारत जैसे विकासशील देशों में एक सामान्य बात है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे कृषि भूमि गैर कृषि संबंधित कार्यों में प्रयुक्त होती है। आप पाएंगे कि इस प्रकार के परिवर्तन शहरों के चारों तरफ अधिक तीव्र हैं, जहां कृषि भूमि को इमारतों के लिए उपयोग किया जा रहा है। Thirdly, though the contribution of the agricultural activities reduces over time, the pressure on land for agricultural activities does not decline. तीसरा, यद्यपि समय के साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता जाता है, भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता। The reasons for continued pressure on agricultural land are, तो कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है, ए है नंबर पे हमारा, इन डेवलपिंग कंट्रीज द शेयर ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर यूजुअली डिक्लाइंस मच मोर स्लोली कंपेयर टू द डिक्लाइन इन द सेक्टर शेयर इन जीडीपी। प्रायः विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात अपेक्षाकृत धीरे धीरे घटता है, जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान तीव्रता से कम होता है। बी है, द नंबर ऑफ पीपल दैट द एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज़ टू फीड इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। वह जनसंख्या जो कृषि सेक्टर पर निर्भर होती है प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे दिया हुआ है बार ग्राफ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। वो बार ग्राफ क्या है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आप लोग को एक बार ग्राफ दिख रहा है, ये है भारत में भू उपयोग के अनुपात में परिवर्तन, जो कि 1950 से 50-51 से लेके 14-15 तक का है। तो चेंजेस इन शेयर्स ऑफ लैंड यूज कैटेगरीज इन इंडिया है 1950 to 1951 एंड 2014 to 15। तो ये आप लोग देख लीजिएगा।
तो जो हल्का ग्रे है वो है 1950 to 51 और जो डार्क ग्रे है वो है 14 to 15। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ये आप लोग खुद से कीजिएगा। कंपेयर द चेंजेस of land use between 1950 to 57 and 2014 to 15। तो एक्चुअली यहाँ 57 दिया हुआ है, यहाँ 51 देना चाहिए था, मिसप्रिंट है मुझे जहाँ तक लगता है, तो यहाँ 51 होगा बिकॉज बार ग्राफ में 51 दिया हुआ है। तो वर्ष 1950 से लेकर 51 तथा 1914 से लेकर 15 में बदलते भू उपयोग आंकड़ों का तुलनात्मक आप लोग को वर्णन करना है। तो एक्टिविटी आप लोग खुद से कीजिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, जहाँ भी एक्टिविटी मिल जाता है एक्टिविटी आप लोग को खुद से करना चाहिए, इससे आपके खुद की स्किल्स डेवलप होती हैं। सब चीज़ अगर आपको करके मिल जाएगा तो खुद का जो अंदर से स्किल्स होता है ना वो आप लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज़ आप लोग खोजिए मत। मैं ये भी कहती हूँ कि आप लोग नोट्स छापिए मत, सीधे खुद से बनाने का भी ट्राई कीजिए, वो आप लोग के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट अगर आपको नहीं जम रहा है देख लीजिए, मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी कि आप लोग को नोट्स एक्चुअली बनाना कैसे है, ठीक है। अगर आप लोग एकदम नए हैं, बिगिनर हैं, तो आप लोग नोट्स कैसे बनाएं। इंडिया हैज़ अंडरगोन मेजर चेंजेस विद इन द इकोनॉमी ओवर द पास्ट 4 और 5 डिकेड्स। पिछले 4 या 5 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में प्रमुख बदलाव आए हैं। एंड दिस हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द लैंड यूज चेंजेस इन द कंट्री। तथा इसने देश के भू उपयोग परिवर्तन को प्रभावित किया है। दीज चेंजेस बिटवीन 1950 to 51 एंड 14 to 15 हैव बीन सोन इन फिगर 5.1। वर्ष 1950 से 51 तक तथा 14 से 15 के दौरान हुए इस परिवर्तन को चित्र 5.1 में दर्शाया गया है। देयर आर 2 पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर बिफोर यू डिराइव सम मीनिंग फ्रॉम दिस फिगर। तो इस आरेख को समझने में 2 बातों का ध्यान रहे। Firstly, the percentage shown in the figure have been derived with respect to the reporting area. Secondly, since even the reporting area has been relatively constant over the years, a decline in one category usually leads to an increase in some other category. तो 2 बातों का ध्यान रहे। पहला, चित्र में प्रदर्शित प्रतिशत अभिलेख यानी कि रिपोर्टिंग के संदर्भ में आकलित है। दूसरा, चूंकि रिपोर्टिंग क्षेत्र में भी कुछ वर्षों से अपेक्षाकृत स्थायी है, अतः एक संवर्ग में कमी प्रायः दूसरे संवर्ग में वृद्धि दिखाती है। 4 categories have undergone increases while 4 have registered declines। क्षेत्र 5.1 जो दिया हुआ है 5.1 से यह पता चलता है कि 4 संवर्गों में वृद्धि व 4 संवर्गों के अनुपात में कमी दर्ज की गई है। शेयर ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, करेंट फैलो लैंड्स एंड नेट सोन एरिया हैव सोन एन इंक्रीज। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेड अबाउट दीज इंक्रीजेस। वन क्षेत्रों, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, वर्तमान पड़ती भूमि, निवल बोया क्षेत्र आदि के अनुपात में वृद्धि हुई है। वृद्धि के निम्न कारण हो सकते हैं। कारण यहाँ पे दिए गए हैं, कुल 4 कारण दिए गए हैं। फर्स्ट, द रेट ऑफ इंक्रीज इज द हाइस्ट इन केस ऑफ एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त क्षेत्र में वृद्धि दर अधिकतम है। दिस इज ड्यू टू द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच इज इंक्रीजिंगली डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीब्यूशन from industrial and services sector and expansion of related infrastructural facilities। इसका कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना है, जिसकी निर्भरता औद्योगिक व सेवा सेक्टरों तथा अवसंरचना संबंधी विस्तार पर उत्तरोत्तर बढ़ रही है। ऑल्सो एन एक्सपेंशन ऑफ एरिया अंडर बोथ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स हैज एडेड टू द इंक्रीज। इसके अतिरिक्त गांवों व शहरों में बस्तियों के अंतर्गत क्षेत्रफल में विस्तार से भी इसमें वृद्धि हुई है। Thus the area under non-agricultural uses is increasing at the expense of wastelands and agricultural land। अतः गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का प्रसार कृषि योग्य परंतु व्यर्थ भूमि तथा कृषि भूमि की हानि पर हुआ है। The increase in the share under forest, as explained before, can be accounted for by increase in the demarcated area under forest rather than an actual increase in the forest cover in the country। जैसा कि पहले वर्णन किया गया है कि देश में वन क्षेत्र में वृद्धि सीमांकन के कारण हुई, न कि देश में वास्तविक वन आच्छादित क्षेत्र के कारण। थर्ड है, द इंक्रीज इन द करेंट फैलो कैनॉट बी एक्सप्लेन फ्रॉम इंफॉर्मेशन pertaining to only 2 points. The trend of current fallow fluctuates a great deal over years depending on the variability of rainfall and cropping cycles। वर्तमान पड़ती भूमि में वृद्धि के 2
वृद्धि को दो कारणों में समझा जा सकता है। वर्तमान परिस्थिति क्षेत्र में समयानुसार काफ़ी उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है, जो वर्षा की अनियमितता तथा फसल चक्र पर निर्भर है। 4 है, the increase in net sown area is recent phenomenon due to use of cultivable wasteland for agricultural purpose। कृषि हेतु कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के उपयोग के कारण निवल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि एक वर्तमान घटना है। बिफोर विच इट वॉज रजिस्टरिंग अ स्लो डिक्रीज। इससे पहले निवल बोए गए क्षेत्र में धीमी गति से ह्रास दर्ज किया जाता रहा है। देयर आर इंडिकेशंस दैट मोस्ट ऑफ द डिक्लाइन हैड ऑकर्ड ड्यू टू द इंक्रीजेस इन एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल वेस्ट। नोट द एक्सपेंशन ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटी ऑन ऑन एग्रीकल्चरल लैंड इन योर विलेज एंड सिटी। ऐसे संकेत हैं कि निवल बोए गए क्षेत्र में न्यूनता के कारण गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के अनुपात में वृद्धि हुई है। अपने गांव तथा शहर में कृषि योग्य भूमि पर बढ़ते भवन निर्माण कार्यों के विषय में लिखें। लिखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लिखा आपने, क्या लिखा कुछ। The 4 categories that have registered a decline are barren and wasteland, cultivable wasteland area under pastures and tree crops and fallow lands। वे 4 भू उपयोग संवर्ग जिनमें क्षेत्रीय अनुपात में गिरावट आई है बंजर व्यर्थ भूमि व कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, चारगाहों तथा तरु फसलों के अंतर्गत क्षेत्र तथा पड़ती भूमि। द फॉलोइंग एक्सपेंशंस कैन बी गिवन फॉर डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स। इनके घटते क्रम की व्याख्या निम्न कारणों द्वारा की जा सकती है। तो यहाँ पे भी 2 कारण दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं। एज द प्रेशर ऑन लैंड इंक्रीजेस बोथ फ्रॉम द एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, द वेस्ट लैंड एंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड हैव विटनेस्ड डिक्लाइन ओवर टाइम। समय के साथ जैसे जैसे कृषि तथा गैर कृषि कार्यों हेतु भूमि पर दबाव बढ़ा, वैसे वैसे व्यर्थ एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में समय अनुसार कमी इसकी साक्षी है। Second, the decline in land under pastures and grazing lands can be explained by pressure from agricultural land. Illegal encroachment due to expansion of cultivation on common pasture land is largely responsible for this decline. चारागाह भूमि में कमी का कारण कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव है। साझी चारागाहों पर गैर कानूनी तरीकों से कृषि विस्तार ही इसकी न्यूनता का मुख्य कारण है। आगे भी एक एक्टिविटी दी गई है, वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा और आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, परिणाम जरूर मिलेगा। जैसा मेहनत करेंगे वैसा परिणाम मिलेगा। तो चलिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।